गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, साथ के साथ हमने एटॉमिक मास आपका क्या होता है वो पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। बेटा आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि अब तक जो आप जितना भी मास पढ़ रहे थे वो आप एटॉमिक मास नहीं, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ रहे थे। आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास लिखा हुआ देखते हो, किसी का 35.5 देख रहे हो, किसी का आप 23.5 देख रहे हो, किसी का आप 17 देख रहे हो AMU। तो वो आपका सारा क्या है, वो एटॉमिक मास नहीं है, वो आपका एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, या मैं कहूँ एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है वो आज पढ़ लो। वो है आइसोटॉप्स। व्हाट आर आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स आपके क्या होते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, या फिर जिसने नहीं पढ़ा है वो देखो बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस या मैं कहूँ ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ऐसे सब्सटेंस जिनका एटॉमिक मास सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको आप बोलते हो आइसोटॉप। तो बेटा अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा यानी कि आपका एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट आपका सेम रहेगा। बेटा हम आपकी यूनिट 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ेंगे कि आपका एलिमेंट का नंबर या मैं कहूं आपका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसी भी कंडीशन में आपका चेंज नहीं होता, उसका एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको आप बोलते हो आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास जब हो 13 और कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास हो 14। तो ये आपके कार्बन के 3 आइसोटॉप है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन क्या है, 3 फॉर्म में आपको मिल रहा है। यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन एलिमेंट, तीनों में क्या है, कार्बन एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है, इस कार्बन का भी 6 है और इस कार्बन का 6 है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका एटॉमिक मास में। इसका मास 12 है, इसका मास 13 है, इसका मास 14 है। तो आपके ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको आप बोलते हो बेटा आइसोटॉप्स। बेटा आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आपने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज थे वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज थे, बट उनका टेबल फेल क्यों हुआ, क्योंकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है। इन तीनों कार्बन के तीनों आइसोटॉप को अलग अलग स्लॉट मिलना चाहिए था, बट आपके जो मेंडलीव है उन्होंने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, क्योंकि उनका जो पीरियोडिक टेबल है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो यहाँ देखो आपका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका 12 है, इस कार्बन का 13 है और इस कार्बन का 14 है। तो अगर आपका ऐसे अरेंज हो भी जाता, अगर ये उस टाइम डिस्कवर हो भी जाते, तो जो आपका इसको एक बॉक्स मिलता, इसको एक स्लॉट मिलता, इसको एक और इसको एक, तीनों को अलग अलग स्लॉट दिया जाता। तो ये कार्बन कितना है, 14 है। आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, 7 एटॉमिक नंबर और 14 उसका मास नंबर होता है। तो उसमें भी आपकी एक क्या कहूँ मैं,
आपकी एक कंफ्यूजन क्रिएट होती कि आपका जो नाइट्रोजन है वो भी 14 एटॉमिक मास है और कार्बन जो है वो भी 14 एटॉमिक मास का ही है। थर्ड टाइप का जो आपका आइसोटॉप है कार्बन का, उसका भी मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। तो वहां पे एक डाउट आता कि हम किसको रखें, नाइट्रोजन को रखें उस बॉक्स में, उस स्लॉट में, या फिर कार्बन को रखें। तो इसीलिए आपका मेंडलीव टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था आपका फेल हुआ था, क्योंकि उनकी कही हुई बात ही करेक्ट नहीं हो रही थी, उसमें ही रेगुलरिटी आपकी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद आपका आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या कहा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये कहा कि ये जो तीनों एलिमेंट है, मैं कहूँ ये जो तीनों आपके सब्सटेंस है जिनका आपका एटॉमिक नंबर सेम है बट तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये कहा ये तीनों मेरे लिए सेम है। क्यों? क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट को तो एक ही स्लॉट मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, ये तीनों मेरे लिए सेम है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप जानते हो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट था उसमें एलिमेंट्स का, तो उन्होंने कहा कि ये तीनों मेरे लिए सेम है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर या मैं कहूँ एलिमेंट आपका सेम है। बट अगर बात करें मास की तो मास इनका डिफरेंट है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, उनको कैसे वेरीफाई किया कि जिनका मास ऐसे डिफरेंट है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उस केस में हम क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स का, मैं कहूँ इन तीनों आइसोटॉप्स का क्या ले लेंगे, एक एवरेज एटॉमिक मास ले लेंगे और वही आपका यूनिवर्सली यूज होगा। उस एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उसी को यूज करोगे, उसी मास को आप, एवरेज एटॉमिक मास को ही आप यूज करोगे हमेशा कैलकुलेशन में। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें आपका एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला या मैं कहूँ इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ one isotop, first isotop, plus percentage multiply by atomic mass of second isotop and so on। कि जिस भी एलिमेंट का आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो आप परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप प्लस अगर थर्ड आइसोटॉप पाया जाता है तो थर्ड का भी आप प्लस कर सकते हो, उसमें फोर्थ मिलता है तो फोर्थ का भी प्लस कर सकते हो और इन सबको आप डिवाइड करोगे 100 से। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करके मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो बोरोन होता है, बोरोन कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और एटॉमिक मास 10 होता है। एक और बोरोन पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो 11 होता है। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम इसका बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास निकाले तो आपका क्या है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटॉप का जो कि आपको गिवन है 10, एटॉमिक मास सेकेंड आइसोटॉप का जो कि आपको गिवन है 11। अब बात आती है परसेंटेज क्या है बेटा, ये परसेंटेज होती है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में इन एलिमेंट्स की एबेंडेंस कितनी है या मैं कहूँ इनकी ऑकरेंस की परसेंटेज कितनी है। तो ये जो है आपका बोरोन 11 जो है आपका, ये इसकी 81% होती है एनवायरनमेंट में और जो बोरोन 10 है उसकी बेटा 19% होती है, यानी कि 19% आपका बोरोन 10 मिलता है एनवायरनमेंट में और 81% बोरोन 11 आपका मिलता है। तो अगर हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो यहाँ आपको परसेंटेज गिवन है। दो चीजों की रिक्वायरमेंट है कि परसेंटेज कितनी उसकी एनवायरनमेंट में कितनी ऑकरेंस की परसेंटेज है और दूसरी रिक्वायरमेंट है एटॉमिक मास। तो ये दोनों चीज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तभी आप पर्टिकुलर एलिमेंट का या मैं कहूँ पर्टिकुलर आइसोटॉप का आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आइसोटॉप की कितनी गिवन है परसेंटेज, 19 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट आइसोटॉप का एटॉमिक मास कितना है बेटा 10 प्लस सेकेंड आइसोटॉप की परसेंटेज कितनी है 81 मल्टीप्लाई बाय
इसकी क्या बोलते हैं एटॉमिक मास कितना है सेकेंड आइसोटॉप का 11 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहां लिख देती हूँ 1081 अपॉन 100 और आपका आंसर आएगा 10.81। ठीक है, यानी कि जहां पे भी आपको पीरियोडिक टेबल में आप अगर देखोगे तो बोरोन जो लिखा होगा, बोरोन आपका जो लिखा होगा उसके ऊपर आपका एटॉमिक मास, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास लिखा होगा, वो कितना होता है 10.8। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का, या मैं कहूं कि आप आपको कितने भी आइसोटॉप गिवन है 1 2 3 पर्टिकुलर एलिमेंट के 4 आइसोटॉप है या 5 आइसोटॉप है, तो उनका आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटॉप है, तो अगर आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो पहले आपको तीनों की क्या पता होनी चाहिए, परसेंटेज, ऑकरेंस की परसेंटेज पता होनी चाहिए, साथ के साथ एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास तो ऑलरेडी आपका यहाँ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपकी परसेंटेज भी गिवन है कि आपका ये C12 आपका कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में है और C13 कितना है, C14 कितना है, तो आप कार्बन का भी एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है बेटा, तो बेटा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल आपका कब बनता है, जब क्या बोलते हैं आपका एक से ज्यादा एटम कंबाइन हो साथ में, चाहे वो डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हो या फिर सेम एटम कंबाइन हो रहे हो, आपका वो हमेशा मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब ऑक्सीजन के 2 एटम, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये दूसरा एटम, ऑक्सीजन एटम जब 2 कंबाइन होंगे तब आपका O2 बनता है, और O2 आपका क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है। ठीक है बेटा, और अगर हम एग्जांपल ले क्लोरीन का, तो क्लोरीन के जब 2 एटम साथ में कंबाइन होते हैं तब आपका क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है बेटा, अगर हम HCl की बात करें तो HCl आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक H एटम कंबाइन हो रहा है दूसरे Cl के साथ, तब जाके आपका HCl मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, जब आपके सेम या फिर डिफरेंट टाइप के एटम साथ में कंबाइन होते हैं, दे ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूल समझ में आप क्या आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट है उनके मास का जो सम होता है वो आपका होता है मॉलिक्यूलर मास। यानी कि आप लिख सकते हो सम ऑफ all the atoms which are sum of all the atoms which are present in the form of molecules। ठीक है बेटा, कि जितने भी एटम्स, यहाँ 2 एटम है तो 2 एटम का जो मास का सम होगा वो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर सेंड किया था बेटा, उसमें आपका क्या था, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल की पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन थी। तो कुछ एलिमेंट्स आपके होते हैं जिनमें जो कि बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल से। ठीक है, कुछ एलिमेंट आपके एटम से बने होते हैं, कुछ एलिमेंट आपके मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ऐसे ही आपके कंपाउंड्स जो होते हैं हमेशा ही किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से। क्योंकि कंपाउंड आपका क्या होता है, व्हेन 2 or more different type of atom combine together they always form compound। या मैं कहूँ ये जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। तो HCl आपका क्या है, आपका कंपाउंड है। आपका HCl क्या है, कंपाउंड है। पर इस HCl मान लो कि ये आपका HCl है, यहाँ पे पूरा आपका HCl का सोल्यूशन रखा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन रखा है। तो उसमें आपके HCl कैसे प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में।
H और Cl इस टाइप से प्रेजेंट होंगे पूरे सॉल्यूशन में, पूरे एसिड के सॉल्यूशन में इस टाइप से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप कह सकते हो कि HCl एक कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड ऑफ HCl मॉलिक्यूल, कि H का एटम जब Cl के एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तब आपका HCl मॉलिक्यूल बन रहा है। तो HCl जो सॉल्यूशन है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कब निकलेगा, जब आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो, किसी भी कंपाउंड में या मैं कहूं किसी भी एलिमेंट में जब आपके एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उन एटम्स का मास का जो सम होगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, आप देख सकते हो द सम ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम आपके कंबाइन जो जितने भी एटम है उनके मास का जो सम होगा, जो कि एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। मॉलिक्यूल आपके कब बन रहे हैं, जब आपके एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो जितने भी एटम का मास कंबाइन होगा जो कि आपके मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है एटम, उसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सम ऑफ मास, सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स, sum of mass of all atoms which are present in the form of molecule, उन एटम्स के मास का सम जो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मास निकालूं C6H12O6, ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है बेटा। तो ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। देख सकते हो कैसे, इसमें आपका क्या है, 6 तो कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम किसके साथ कंबाइन हुए, 12 हाइड्रोजन एटम के साथ। मैंने आपको बताया था कि सिंगल H क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल H रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो आपका H रिप्रेजेंट कर रहा है H एटम को, हाइड्रोजन एलिमेंट के H एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज कब बना, जब 6 आपके कार्बन के एटम कंबाइन हुए 12 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ और 6 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, तब जाके आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है। तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूल आपका कब बनता है, जब आपके डिफरेंट या सेम एटम्स कंबाइन होते हैं। तो इसमें कितने टाइप के एटम कंबाइन हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 टाइप के आपके एटम कंबाइन हुए हैं। और देख सकते हो नंबर भी देख सकते हो, कार्बन जो है, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम के साथ कंबाइन है, साथ के साथ ऑक्सीजन के 6 एटम के साथ कंबाइन होकर आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है उसका एक मॉलिक्यूल ये है आपका। तो इसका अगर आप ये मॉलिक्यूल है तो आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, मैंने बताया था सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम, कि जितने भी एटम इसमें प्रेजेंट है इनके मास का जो सम होगा वही आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर इसका मास निकाले तो आपके देखो कार्बन कितने, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU होता है, मल्टीप्लाई बाय कार्बन आपके कितने बेटा 6 है, प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन कितने आपके 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU, एक ऑक्सीजन का मास जो होता है 16 AMU होता है। कितने ऑक्सीजन है, 6 है, तो 6। ठीक है, तो इनका अगर हम सम करें बेटा तो सम आपका क्या आएगा, 72 AMU प्लस 12 AMU प्लस 16 6 96 AMU। इनका अगर हम टोटल करें तो आपका जो टोटल आएगा बेटा वो आएगा 180 AMU। ठीक है बेटा, तो ये ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हर एक एटम का, हमने हर एक एटम के मास का सम किया है। तो अगर यहाँ पे 12 आपके यहाँ पे अगर 6 कार्बन है तो चाहे आप
6 बार 12 लिखो, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, या फिर डायरेक्टली 12। एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आपके 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो इन सबके मास का सम आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा। अब एक और बात है कि आपका क्या होता है, मास जो होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट में भी रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं और ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कन्वर्जन जो है कुछ भी नहीं है, सेम ही है, सिर्फ यूनिट चेंज होती है। यानी कि अगर इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 180 ग्राम होगा। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या कहोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, अगर आप मास को ग्राम्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप सिंपली AMU के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे सिंपल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, क्या बोलोगे, अगर AMU की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप AMU की टर्म्स में रिप्रेजेंट ना करके ग्राम्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको आप कहोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है आज का, वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, देखो तो बेटा देखो, फॉर्मूला मास आपका क्या होता है। फॉर्मूला मास आप हमेशा क्या, तो जब आपका सॉलिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या फिर और आयनिक मॉलिक्यूल के केस में निकालते हो, आयनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, कि अगर आपका मॉलिक्यूल किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो, या फिर आपका क्या हो, उस मॉलिक्यूल में आयंस हो, जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे आपका NaCl होता है, कैसा होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका आयनिक मॉलिक्यूल है। तो अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है या फिर आयनिक फॉर्म में है तो उस केस में आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालोगे, उस केस में आप हमेशा ही फॉर्मूला मास निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल उस केस में आप हमेशा फॉर्मूला मास निकालोगे। तो ये जो है फॉर्मूला मास किसके केस में नहीं निकल सकता, नॉट फॉर गैस एंड लिक्विड। कि लिक्विड अगर आपका मॉलिक्यूल है या फिर गैसियस मॉलिक्यूल है तो उस केस में आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। बट अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है या फिर आयनिक फॉर्म में है, तो उस केस में आप हमेशा ही फॉर्मूला मास निकालोगे। तो बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि अगर आपका सॉलिड हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl का ही सॉलिड ले लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स आपके ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इस टाइप से आपके मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं सॉलिड्स में। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। बट अगर हम देखें तो ये मैंने आपका सॉलिड बोर्ड पे ड्रॉ किया है, तो ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर है सॉलिड का। बट सॉलिड का आपका स्ट्रक्चर होता कैसे, 3 डायमेंशनल होता है। ये 2D क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो जब भी आप बोर्ड पे ड्रॉ करते हो तो वो आपका 2 डायमेंशनल होता है। जब आप ओरिजिनली देखते हो तो वो तीनों डायमेंशंस में होती है आपकी हर एक चीज, तो 3D होता है। तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा ये फॉर्मूला मास जो है थोड़ा सा इमेजिनरी कंसेप्ट है, थोड़ी आपको इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी, थोड़ा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखना। तो अगर मैं NaCl ले लेती हूं तो आपका क्या है, इस टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो आपका हो गया फ्रंट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 2D। बट मॉलिक्यूल्स ऐसा थोड़ी है सिर्फ आगे आगे ही प्रेजेंट है। NaCl का तो पूरा क्रिस्टल होता है, यानी कि उसमें मॉलिक्यूल्स अच्छे से पैक होते हैं, पीछे भी होंगे, साइड में भी होंगे। ठीक है, तो मैं अगर आपको इसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर बताऊं तो इन मॉलिक्यूल्स को अगर मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेती हूं, ठीक है, तो ये क्या है, आपके 4 एटम हैं। ये 4 एटम मैंने और ज्यादा बड़े ड्रॉ कर लिए, पर आपके सिर्फ यही 4 एटम थोड़ी ना होते हैं NaCl में। NaCl का तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें क्या होगा, पीछे ऐसे, पीछे भी ये मैंने मान लो पीछे आपका एक एटम है। ठीक है, ये पीछे इस टाइप से एटम है, इसके भी पीछे एक एटम होगा,
यहाँ पे भी, इसके पीछे भी एक एटम होगा और इसके पीछे भी आपका ऐसे एटम होगा। तो आप देख सकते हो ये आगे के 4 है, ये पीछे भी, इनके पीछे भी और 4 है, इनके ऊपर भी और एटम होंगे, सामने भी होंगे, इस साइड भी होंगे और इस साइड भी होंगे। मतलब एक पूरा 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें आपके एटम्स पूरे क्लोजली पैक होंगे। ठीक है, हम सिर्फ बुक्स में सिर्फ फ्रंट का फेस रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका मार्कर है तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये मार्कर का फ्रंट है, सामने से अगर आप देखो तो आपको क्या इसकी बैक दिख रही है? नहीं दिख रही। तो अगर हम इसको इमेजिन करें, ये है स्ट्रक्चर पूरा 3 डायमेंशनल, बट हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको सिर्फ सामने का दिखेगा। पर अगर हम इसका 3D व्यू करें तो आपको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। अब आपको इसकी टेल भी दिख रही है। ठीक है, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट आपकी कैसी होती है। ठीक है बेटा, तो मैं इनको थोड़ा दूर दूर ड्रॉ कर देती हूँ। हालांकि ये होते पास पास है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पास पास होते हैं। ये इनके पीछे वाले एटम हैं। ठीक है, ये फ्रंट वाले एटम है इसलिए मैंने आपको बड़े दिखा दिए, ये थोड़े पीछे वाले एटम है। ठीक है, तो थोड़े से मैंने इनको बेटा छोटा दिखाया है। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ऐसी कुछ लाइनिंग नहीं होती है, पास पास होते हैं, सिर्फ ये क्या है, बॉन्ड है इनके बीच में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो इस टाइप का आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको NaCl का एग्जांपल बताया है। तो मान लो ये आपका Na है और ये आपका क्या है, Cl है, ये आपका Na है, ऐसे ही ये वाले ब्लैक डॉट आपके Cl है। तो अगेन आपका क्या होगा, फिर से Na होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो मैंने आपका NaCl का एक छोटा सा पोर्शन आपको बताया, NaCl के क्रिस्टल का छोटा सा पोर्शन आपको दिखाया है, बट आपका क्रिस्टल होता कैसे, जैसे आपको यहाँ NaCl दिख रहा है, ऐसे ही साइड में भी एटम्स होंगे, ऊपर भी एटम होंगे, नीचे भी होंगे, इस साइड भी होंगे, फ्रंट में भी होंगे। ठीक है, तो पूरा एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा क्योंकि NaCl आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड में आपके एटम क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको आपको, जैसे मैं बता रही थी आपको मार्कर, अगर हम ये सामने से देख रहे थे तब आपको क्या दिख रहा था, सिर्फ इसकी हेड दिख रहा था या माउथ दिख रहा था। तो सामने से हमारे सिर्फ ये 4 एटम दिख रहे थे पहले, जो कि मैंने आपको इस टाइप से ऐसे करके बताया था। ठीक है, तो सामने से आपके उस टाइम ये सिर्फ, जहां मैं Na लिख रही हूँ, ये 4 दिख रहे थे जो कि एक दूसरे के पास है, बट मैंने इसको क्लियर विजन के लिए, थोड़ा इमेजिनरी करने के लिए इसको थोड़ा दूर दूर कर दिया ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। जैसे ये सामने से दिख रहा था, थोड़ा टिल्ट करूंगी तो इसकी आपको टेल भी दिखेगी और ये वाला पोर्शन भी दिखेगा। इसीलिए मैंने आपको ये क्या किया है, ये आपका क्रिस्टल जो था, ये सॉलिड फॉर्म था, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा दिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, Na होगा, यहाँ पे भी आपका Na होगा और ऐसे ही Cl यहाँ होगा, यहाँ Na होगा। तो पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है आपका। तो यहाँ अगर देखें, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपका NaCl मॉलिक्यूल कहाँ है, तो कुछ बच्चे कहेंगे आपका एक NaCl ये है। मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब एक एटम दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है, तो Na एटम Cl के साथ कंबाइन हो रहा है। कुछ कहेंगे नो मैम ये NaCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, कुछ कहेंगे नो मैम ये वाला NaCl मॉलिक्यूल है, कुछ कहेंगे ये वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, बट आपका क्या है, सारे बच्चे ही सही है। यहाँ पे NaCl का जो स्ट्रक्चर, ये मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है आपका, बट अगर मैं पूरा क्रिस्टल लूं, NaCl का जो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा क्या है, नेटवर्क के फॉर्म में, एक एटम दूसरे एटम के साथ नेटवर्कली कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये आपका क्या है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है और इसको आप बोलते हो लैटिस भी बोलते हो, इस स्ट्रक्चर को आप
लेटिस भी बोलते हो। तो बेटा नेटवर्क स्ट्रक्चर में आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक मॉलिक्यूल को काउंट कर सको और तब आप क्या निकाल सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। आप NaCl के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में या मैं कहूँ नेटवर्क स्ट्रक्चर में, ये तो छोटा पोर्शन है, क्रिस्टल इतना छोटा थोड़ी ना होता है, बहुत बड़ा होता है, और भी बहुत सारे एटम्स होंगे और भी बहुत सारे नेटवर्क्स बनेंगे। आप आगे पढ़ोगे NaCl का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे आपने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ऐसे ही इसका भी एक नेटवर्क सिस्टम होता है। ये मैंने छोटा सा पोर्शन आपको बताया कि Na और Cl कैसे लिंक होते हैं। तो उस पूरे नेटवर्क कनेक्शन में या पूरे नेटवर्क स्ट्रक्चर में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते या काउंट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सॉलिड का क्या लेते हैं, सॉलिड का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं, उस सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं और उस फॉर्मूले का मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वही आपका क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है। तो आप कह सकते हो फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, कि उस सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर मास, उस सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है उसका सम ही आपका फॉर्मूला मास होता है। फॉर एग्जांपल इस सॉलिड का अगर मैं बात करूं, ये आपका छोटा पोर्शन है, NaCl क्रिस्टल का छोटा पोर्शन है, तो NaCl सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, NaCl, ये फॉर्मूला है। तो इसी का आपका जो मास होगा, इसका Na और Cl का जो मास का जो सम होगा वही आपका फॉर्मूला मास होगा। तो इसका मास अगर हम निकालें तो आपका क्या है, Na 1 है, एक Na का कितना होता है 23 AMU, प्लस आपका क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी 1 है, क्लोरीन का कितना होता है बेटा आपका 35.5 AMU, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 58.5 AMU। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका फॉर्मूला मास हो गया है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला मास हम किस केस में निकालते हैं, ओनली इन केस ऑफ सॉलिड एंड आयनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप हर एक मॉलिक्यूल को काउंट नहीं कर सकते कि इसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे या इतने हाइड्रोजन होंगे या इतने ऑक्सीजन होंगे, या मैं यहाँ करूँ NaCl का तो यहाँ पे बहुत सारे Na एटम्स होंगे, बहुत सारे Cl एटम्स होंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे क्रिस्टल के नंबर ऑफ Na और नंबर ऑफ Cl निकाल के फिर उनका मास का सम कर सको, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उस केस में आप सॉलिड स्ट्रक्चर्स के केस में या मैं कहूँ आयनिक मॉलिक्यूल्स के केस में आप निकालते हो फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास आपका क्या होता है, फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट सॉलिड। इट इज द, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ, इट इज द sum of mass of molecular formula of solid। ठीक है, ये फॉर्मूला मास आपका क्या होता है, इट इज द सम ऑफ, ये सम है, ये सम है, किसका सम है, मास ऑफ फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इस पर्टिकुलर सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है वो क्या है, NaCl। ठीक है, बहुत सारे इसमें NaCl होंगे बट हमने एक मॉलिक्यूल देखा है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का फार्मूला जो होता है उसका जो मास का सम होता है वही आपका फॉर्मूला मास होता है। जैसे यहाँ से आपको पता चल रहा है फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला लेना है आपको उस मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले का मास ही आपका फॉर्मूला मास होगा, ओनली इन केस ऑफ सॉलिड एंड आयनिक मॉलिक्यूल। सॉलिड और आयनिक मॉलिक्यूल में आप हमेशा फॉर्मूला मास निकालोगे, बट अगर आपका गैस और लिक्विड होगा, अगर आपका मॉलिक्यूल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस मॉलिक्यूल है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, तो उस केस में आप इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। बट अगर आपका क्या है, सॉलिड है या आयनिक मॉलिक्यूल है, तो उस केस में आप मॉलिक्यूलर मास ना निकाल के क्या निकालोगे, फॉर्मूला मास निकालोगे। और फॉर्मूला मास आपका क्या होता है, इट इज द सम ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा उसी के मास को आप कैलकुलेट करके उसको बोलोगे वो क्या है, फॉर्मूला मास है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।